हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज पार्ट 14। तो इससे पहले 13 भाग आ चुके हैं और काफ़ी आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। अब तो दोस्तों जो मॉर्निंग हमारे 4 बजे सीरीज आ रही है, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग लाइव देखने को मिल रहे हैं मेरे को। तो चलो, बहुत अच्छी बात है, आप लोग जुड़ें। और जिसको पता नहीं कि मॉर्निंग क्या है, तो मॉर्निंग 4 बजे भी हमारी एक सीरीज चलती है, जहाँ पर लगभग हमारे 56 या 57 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। तो डेली मॉर्निंग 4 बजे आप लोग वहाँ भी मिलें और रात को 8-10 पर यहाँ भी मिलें। तो चलो शुरू करते हैं आज का पार्ट 14। प्रथम प्रश्न दोस्तों हमारा आज कि मानेश्वर मानेश्वर मेला किस ज़िले में लगता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा सी, चंपावत। अब जहाँ पर हम चंपावत की बात करते हैं तो आपको सभी वहाँ के मेले जो प्रमुख हैं वो देखने को अब मिलने वाले हैं। तो चलो जैसे कि व्याख्या पढ़ते हैं चंपावत के मेले। मानेश्वर मेला मायावती आश्रम के पास लगता है। यहाँ से आपको पता होगा कि मायावती आश्रम हमारा कहाँ है, तो चंपावत में है। जो कि यह मेला दुधारू पशुओं के स्वस्थ रहने के लिए मनाया जाता है, खास तौर पर पशुओं के लिए। और उसमें भी सबसे जो प्रमुख कौन सा हमारा, जो भी हमारे दुधारू पशु होते हैं। अब बात करते हैं कोई दूसरा मेला, जैसे कौन सा, पूर्णागिरि मेला। श्री पूर्णागिरि मेला जो कि अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। और यह मेला उत्तराखंड का प्रतिवर्ष सर्वाधिक दिनों तक लगने वाला हमारा एक प्रसिद्ध मेला है। मैं दोस्तों बात कर रहा हूँ कि उत्तराखंड का प्रति वर्ष सर्वाधिक दिनों तक लगने वाला मेला। और दोस्तों एक और प्रमुख है कौन सा, आषाढ़ी कौतिक या बग्वाल मेला। तो दोस्तों यह हमारे बाराही देवी मंदिर में लगता है। और लगता कब है, रक्षाबंधन के अवसर पर यह मेला लगता है, और जिसमें कि 4 खाम के लोग भाग लेते हैं। तो कभी अगली बार बात करेंगे जी, चारों खाम पढ़ेंगे, लेकिन कब, किसी अगले टॉपिक में। यहाँ से हम ये भी जानते हैं कि जो आषाढ़ी कौतिक, यहाँ पर पत्थर खेलने का, जो पत्थरों की वर्षा होती है, वर्षा कहने वाला आपस में लोग पत्थरों से एक दूसरे पर पत्थर चलाते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अब उसको थोड़ा सा कम करके अब वहाँ पर क्या कर दिया गया कि 21 अगस्त 2013 से फूलों व फलों से यह खेल खेला जाता है। अब थोड़ा सा क्या, पत्थरों का जो प्रचलन है वो थोड़ा कम कर दिया गया है। और दोस्तों जो बग्वाल खेलते हैं, बग्वाल खेलने वालों को धौके बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे वाला धौके होगा, ठीक है, इसको धौके कहा जाता है। अब थोड़ा और मेले देख लेते हैं। दीप महोत्सव दोस्तों खेती खान में लगता है। कुमाऊं का मुसौलनी जिन्हें बोलते हैं हम, हर्षदेव औली, उनका जन्म स्थान हमारा खेती खान में ही है। शायद दोस्तों ये चौथी या 5वीं बार मैं हर्षदेव औली के बारे में बता चुका हूँ कि खेती खान में जन्म हुआ था। तो बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद दोस्तों लड़ी धोरा मेला, ये हमारे बाराकोट चंपावत में लगता है, काफ़ी प्रसिद्ध मेला है। जिड़ी गौरा महोत्सव काफ़ी महत्वपूर्ण महोत्सव है। सूर्य षष्ठी मेला, पुष्कर नाग मेला, ये सभी मेले हमारे चंपावत के अंतर्गत लगते हैं। और एक और मेला दोस्तों जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, गौरा अट्ठावली मेला। दोस्तों होने पतोई राजी जनजाति का हमारा एक मेला महोत्सव है। तो जो कि चंपावत के साथ साथ कहीं ना कहीं पिथौरागढ़ में भी आंशिक रूप से मनाया जाता है। और दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है कि गौरा अट्ठावली किस जनजाति का एक प्रमुख महोत्सव है, तो किसका, राजी जनजाति का। दोस्तों राजी जनजाति की बात करता हूँ तो पिथौरागढ़ के 7 गांवों में राजी निवास करती है और चंपावत के एक गांव में राजी निवास करती है, ठीक, जो कि उत्तराखंड की सबसे कम हमारी जनजाति भी है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दोस्तों, स्वामी मनमथ केरल से उत्तराखंड कब आए। क्या कभी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, एग्जामिनर है कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है, तो हमें तो उसके आसपास भटकना ही है ना। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी, 1964 में। आपको विकिपीडिया पर थोड़ा अलग इसका डाटा मिलेगा, लेकिन जो परीक्षावाणी है उसके हिसाब से 1964 इसका सही आंसर है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि कौन थे हमारे स्वामी मनमथ। तो ये जानते हैं कि देखिए यहाँ से एक और आपको मिलेगा ना कि देखिए जो स्वामी मनमथ थे ये कहाँ से आए थे, तो केरल से आए थे, ठीक, केरल से, हाँ, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, व्याख्या पढ़ते हैं कि स्वामी मनमथ का जो पूरा नाम था उदय मंगलम चंद्रशेखरन मनमथ मेनन था। तो पूछ सकता है भाई उदय मंगलम चंद्रशेखर मनमथ किसका नाम है, तो किसका, हमारे स्वामी मनमथ का। महत्वपूर्ण क्यों है कि क्योंकि चंद्र बदनी मंदिर कहाँ है, हमारे अंजलि सैन टिहड़ी गढ़वाल में पड़ता है चंद्र बदनी मंदिर। तो जो कि दोस्तों इस मंदिर में हमारे स्वामी मनमथ ने
पशु बलि प्रथा को समाप्त किया। दोस्तों बहुत अच्छा काम किया कि पशु बलि प्रथा को समाप्त किया, कहाँ पर भी, मंदिर के अंतर्गत। उसके बाद दोस्तों चंद्रबदनी का जो मंदिर है तो जान लेते हैं चंद्रबदनी का मंदिर कहाँ पे है। तो चंद्रबदनी का जो मंदिर है वो हमारे चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। ठीक दोस्तों, एक है हमारा चंद्रबदनी, एक है हमारा चंद बदनी। ठीक है, तो अंतर है, जो चंद्र बदनी हमारा ये हमारे देहरादून में है, इसको भी साथ साथ नोट कर लें। हम फिलहाल बात करें चंद्र बदनी की, तो चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है और यहाँ पर एक हमारा प्राकृतिक श्रीयंत्र भी स्थापित है। अब बात करते हैं कि जो चंद्र बदनी जो मंदिर है दोस्तों, इसको स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है भी कि चंद्रबदनी को स्कंद पुराण में क्या कहा गया, तो भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। और दोस्तों थोड़ा बात कर लेते हैं अंजलि शरण में, कहाँ पर, टिहरी में अंजलि शरण में 1977 में हमारे स्वामी मनमत द्वारा ही श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई। और जिसके बाद हमारे इस जो भुवनेश्वरी आश्रम था उसका जो एक सूत्र वाक्य या ध्येय वाक्य बोलते हैं हम, सूत्र वाक्य या ध्येय वाक्य जो रखा गया दोस्तों, वो रखा गया खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज। लेकिन जो इस सूत्र के जनक थे दोस्तों वो थे क्या, श्रीब रैफियल थे, ना कि हमारे स्वामी मनमत। तो थोड़ा सा आपने यहाँ पर ध्यान देना है कि जो सूत्र के जनक थे वो क्या थे, श्रीब रैफियल थे। तो अगले प्रश्न में बात करते हैं, कालसी का प्राचीन नाम क्या था। दोस्तों आप लोग भी साथ साथ कमेंट करें ना, आंसर दें, क्योंकि सबको पता है कि हम लाइव अभी हैं, मॉर्निंग 4 बजे लाइव मिले, तो यार आप लोग जवाब देने में क्यों डर रहे हैं। कौन आपको देख रहा बताओ, कौन आपको पहचानता है, इतना बड़ा यूट्यूब माध्यम है ना, तो जवाब दें आप भी। तो देखिए कालसी का जो प्राचीन नाम है दोस्तों, खततिका कालकूट युगशैल। तो दोस्तों ये सभी हमारे कालसी के प्राचीन नाम हैं, कहीं ना कहीं इनका विवरण हमें मिलता है। अब थोड़ा व्याख्या जान लेते हैं कि कालसी का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो खततिका कालकूट व युगशैल हैं। और आपको पता है कि हुएन सांग ने हमारे भारत की यात्रा की थी, तो कहीं ना कहीं हमारे वो कालसी, देहरादून, हरिद्वार की यात्रा आए थे। तो हुएन सांग ने जो हमारे कालसी को नाम दिया था वो दिया था कि हमारे दोस्तों शुद्धनगर, शुद्धनगर इसका नाम दिया था। और स्थानीय भाषा में दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, चित्रशिला के नाम से इसको जाना जाता है। दोस्तों एक चित्रशिला हमारे रानी बाग में भी है, रानी बाग बोल तो नैनीताल के अंतर्गत भी है, और इसका भी हमारा कहीं ना कहीं हमको जो स्थानीय नाम देखने को मिलता है वो चित्रशिला देखने को मिलता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण एक प्रश्न और है कि कालसी का प्रवेश द्वार, ठीक है, किसका, सॉरी, जौनसार बाबर का प्रवेश द्वार, थोड़ा गलती हो गई थी। जौनसार बाबर का जो प्रवेश द्वार है दोस्तों वो किसको बोलते हैं, वो कालसी को ही बोलते हैं। एक प्रवेश द्वार पर वीडियो में दे चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाए वहाँ पर वीडियो आप देख सकते हैं। तो और महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि जो अशोक का दूसरा हमारा शिलालेख है वह मनुष्य जो उसमें शिलालेख में लिखा गया है कि क्या लिखा गया है, मनुष्य व पशुओं की चिकित्सा की व्यवस्था किसमें, हमारे अशोक के दूसरे अभिलेख में लिखा गया है। जो हमारे कहाँ से मिला है, वो हमारी इसी कालसी से मिला है। और जिसकी जो भाषा है दोस्तों वो हमारी पाली भाषा है, और जो इसकी जो लिपि है हमारी वो क्या, हमारी ब्राह्मी लिपि है। आपके लिए आज का इसका क्वेश्चन है कालसी से कि कालसी किस नदी के तट पर है, कालसी किस नदी के तट पर है, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। चौथा प्रश्न है कि टिहरी रियासत में पहली बार जनगणना कब हुई। तो दोस्तों बात होती है 1921 की, जब नरेंद्र शाह हमारे क्या होते हैं, टिहरी के 5वां जो राजा था हमारा, कौन सा, नरेंद्र शाह, उनके समय पर पहली बार टिहरी रियासत में क्या होती है, जनगणना होती है, कब, 1921 में। अब थोड़ा व्याख्या जान लेते हैं कि नरेंद्र शाह के समय पहली बार टिहरी में जनगणना हुई थी, कब, 1921 में हुई थी। और बात यह है कि नरेंद्र शाह हमारे टिहरी के क्या था, हमारे 5वां राजा, ठीक, 5वां राजा, यह मैं बोलूँ कि पवार वंश के हमारे कौन से 59वें राजा थे, 59वें राजा थे। और जो नरेंद्र शाह का जो हमारा कार्यकाल था दोस्तों वो था 1913 से लेकर 1946 तक। अब होने पर तो बहुत कुछ था नरेंद्र शाह के बारे में, लेकिन मैंने कुछ ही आपको पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं कि टिहरी का जो अंतिम व 5वां भूमि बंदोबस्त होता है दोस्तों वो हमारे नरेंद्र शाह के समय ही 1924 में होता है। और नरेंद्र शाह को दोस्तों हमारे पवार वंश का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपकी कि टिहरी के किस राजा को या पवार वंश के किस राजा को शेरशाह सूरी कहते, तो नरेंद्र शाह को कहते हैं। क्योंकि कारण ये था क्योंकि उत्तराखंड में, या सॉरी उत्तराखंड नहीं,
टिहरी रियासत में और गढ़वाल क्षेत्र में सड़कों का जो निर्माण होता दोस्तों वो नरेंद्र शाह के समय ही होता है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण का काम और है कि टिहरी में इन्होंने किसानों के लिए कृषि बैंक की भी स्थापना की थी, कब? 1920 में। पांचवा प्रश्न है, महासर ताल कहाँ स्थित है? बड़ा आसान सा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि महासर ताल बहुत प्रमुख है। तो दोस्तों बस जान लेते हैं, महासर ताल हमारे टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अब थोड़ा व्याख्या पढ़ लेते हैं कि महासर ताल को भाई बहनों का ताल के नाम से जाना जाता है। एसआई के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जब हमारे इससे पहले जो एसआई एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर एक प्रश्न आया था, और जो कि हमारे कहाँ टिहरी गढ़वाल में स्थित है। प्रमुख इसलिए महासर ताल क्योंकि भिलंगना की हमारी सहायक नदी है क्या? बाल गंगा। भिलंगना की सहायक नदी है बाल गंगा, उसका जो उद्गम होता है हमारे इसी महासर ताल से हमारा होता है। और महासर ताल की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 3675 मीटर हमारे देखने को मिलती है। थोड़ा आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्या लगभग हमारा इतना ही है। छठा प्रश्न है कि पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में कौन सी बोली शामिल नहीं है? तो दोस्तों पुरानी कुमाऊनी वर्ग में हमारी फल्दा कोटी हमारी शामिल नहीं है, क्योंकि फल्दा कोटी हमारी पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग की एक हमारी बोली है। अब दोस्तों कुमाऊनी को 4 वर्ग में विभाजित किया गया है। इससे पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ हिंदी के अंतर्गत, आप लोग देख सकते हैं उसको, और जिसमें क्या 12 बोलियों में उसको बांटा गया है। तो हम आज एक वर्ग की बात कर लेते हैं, वो कौन सा? हमारा पूर्वी कुमाऊनी वर्ग, जिसमें जो प्रमुख हमें मिलता है कौन सा? पहला कुमैया। कुमैया दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र के हमारे नैनीताल क्षेत्र के लगभग बोली जाती है। उसके बाद सौरियाली दोस्तों, कुमाऊं तो पूरा संपूर्ण कुमाऊं की बात है, कुमाऊं में बोली जाएगी ना, ठीक। तो दूसरा कौन सा हमारा? सौरियाली दोस्तों सौर क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि दक्षिणी जोहार क्षेत्र व पूर्वी गंगोली क्षेत्र में अधिकांश क्षेत्र में देखने को मिलती है। तीसरी हमारी कौन सा? सिराली। देखिए यहाँ पर ना मैंने सिराली नहीं दिया था, फल्दा कोटी दिया था, क्योंकि फल्दा कोटी हमारे पश्चिम का था। लेकिन अब क्या पूर्वी के हमारे 4 हैं, कुमैया, सौरियाली, सिराली और अस्कोटी। तो हम जानने क्या सिराली के बारे में। सिराली दोस्तों अस्कोट क्षेत्र व सिरा क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक। ये दोस्तों सौरियाली सौर क्षेत्र में थी और सिराली सिरा क्षेत्र में और अस्कोट क्षेत्र में। और एक महत्वपूर्ण हमारा चौथा कौन सा? अस्कोटी, जो कि अस्कोट क्षेत्र में बोली जाती है। और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अस्कोटी बोली में ही हमें नेपाली भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको गांठ बांध लें, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है कि किस कुमाऊनी वर्ग के बोली में नेपाली भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? अस्कोटी। सातवां प्रश्न है कि कुमाऊं से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मोहन सिंह मेहता का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों अच्छा फैक्ट है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो तो क्या है हमारा? सी, बागेश्वर। आप थोड़ा जान लेते हैं कि व्याख्या करते हैं। मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड से जेल जाने वाले हमारे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक। और मोहन सिंह मेहता का जो जन्म हुआ था हमारा वो बजूला गांव कत्यूर घाटी हमारे कहाँ बागेश्वर में कब हुआ था? 1897 में हुआ था। तो आप लोग सभी नोट कर लें, कत्यूर घाटी, बजूला गांव, बागेश्वर, 1897 में। और इनका महत्वपूर्ण काम दोस्तों एक ही होता है कि देखो, एक तो जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति है ही हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वतंत्रता संग्राम में, और दूसरी बात है कि कत्यूर घाटी में इन्होंने कुमाऊं परिषद की शाखा की स्थापना की। बाकी आप लोगों को पता है कि जो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है कब होती है? 1916 में होती है। कहाँ पर होती है? इससे पहले आपको वीडियो में दे चुका हूँ। तो कुमाऊं परिषद की जो शाखा थी उसकी स्थापना 1921 में कत्यूर घाटी में ये करते हैं। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और अंतिम समय इनकी मृत्यु हुई थी कब? 1988 में। लेकिन इसके बीच में इनके महत्वपूर्ण काम थे, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण हमारे परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो मैंने आपको यहाँ पर नहीं दिए हैं। आठवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान चौबटिया में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना कब हुई? अब इसका हमारा जो आंसर है वह है बी, 1932 में। थोड़ा व्याख्या पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान चौबटिया में हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन की स्थापना दोस्तों होती है 1932 में होती है। और इससे पहले भी हमारे चौबटिया में फल संरक्षण एवं शोध केंद्र की स्थापना कब हो जाती है? 1869 में हो चुकी होती है। दोनों महत्वपूर्ण है, देखिए दोनों याद कर लें कि क्या याद करना है कि हिल फ्रूट रिसर्च स्टेशन 1932
और फल संरक्षण एवं शोध केंद्र कब? 1869। अब बात करते हैं कि कुछ और महत्वपूर्ण, चौबटिया को आर्चरन कंट्री के नाम से जानते हैं और फलोद्यानों का देश भी इसको कहते हैं। और जो हमारा चौबटिया जो आर्चरन कंट्री या हमारा फलोद्यानों का जिसे देश बोलते हैं, जिसका हमारा जो अभी वर्तमान में नाम है वो हमारे दीनदयाल उपाध्याय के नाम से इसको हम जानते हैं। 9वां प्रश्न दोस्तों, खजांजी बाजार कचहरी बाजार कहाँ स्थित है? बाजार से बहुत बार क्वेश्चन हमें देखने को मिल चुके हैं, ठीक। तो जानते हैं कि खजांजी बाजार कचहरी बाजार कहाँ है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर है वह है दोस्तों, इसमें आंसर मैंने लिखा ही नहीं है, ठीक। तो आप लोग सही कर लें। तो दोस्तों रानीखेत को आप नहीं मान सकते क्योंकि हमारा क्या है, अल्मोड़ा है, ठीक। देखिए दोस्तों पीडीएफ में दे रहा हूँ तो पीडीएफ देखने से अच्छा है कि आप लोग एक बार क्या इसको भी बहुत जरूरी जान लें, वीडियो देखने से आपको बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है। क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने अल्मोड़ा लिखा ही नहीं। तो बात कर लेते हैं व्याख्या कि जो प्रमुख हमारे इसमें बाजार है कहाँ अल्मोड़ा में, वो जान लेते हैं कि कौन सा, पटाल बाजार। क्योंकि दोस्तों मैंने कहा था ना, कल की वीडियो में कहा था, आज मॉर्निंग की वीडियो में कहा था शायद, कि पटाल सबसे अधिकांश हमें कहाँ मिलते हैं, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारे पाथर और पटाल अल्मोड़ा जिले में पाए जाते हैं। तो पटाल बाजार हमारा आ चुका है। लाल बाजार, ठीक है, अल्मोड़ा में ही है। चौक बाजार, कारखाना बाजार, हालांकि उत्तराखंड में बहुत जगह कारखाना बाजार आपको देखने को मिलता है, लेकिन स्पेशली कहाँ हमारे अल्मोड़ा में भी है। थाना बाजार, कचहरी बाजार, पलटन बाजार, जोहारी बाजार और खजांजी बाजार, ये दोस्तों सभी हमारे बाजार जो कहाँ हैं, ये सभी हमारे कहाँ हैं, अल्मोड़ा में है। थोड़ा इसको आप लोग सही कर लें, यहाँ पर एक को आप काट दें तो क्या अल्मोड़ा ज़रूर लिख लें। 10वां प्रश्न है कि दोस्तों मैंने कहा था कि चंदवंश का, हर एक चंदवंश का यहाँ पर रिवीजन चला आजकल। तो खसों ने किस चंद राजा के समय कुमाऊं पर अधिकार किया था? कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हमारा 10 का वो है क्या, डी, वीणाचंद। अब जान लेते हैं वीणाचंद भाई कौन था, ठीक। व्याख्या करते हैं कि जो हमारा जो वीणाचंद था वो चंदवंश का 8वां नंबर का हमारा राजा था, ठीक। कौन? वीणाचंद। और जिनका जो शासनकाल हमें देखने को मिलता है दोस्तों वो मिलता है 869 ईस्वी। इसके बाद का शासनकाल बहुत रहा तो था, लेकिन क्या हमारे खस्सियों ने शासन कर लिया, तो इसको यहाँ से कहीं ना कहीं इसका जो अपना इसकी जो अपनी शक्ति थी वो थोड़ा ढीली पड़ गई थी। तो खस्सियों का शासनकाल हमारे शुरू कब होता है? 869 से लेकर 1065 तक हमारा खस्सियों का शासन कुमाऊं में चलता है। और इसीलिए हमारे देखो हुआ क्या ना, एक जो वीणाचंद था बहुत विलासी राजा था, तो इसीलिए क्या हुआ, खस्सियों ने यहाँ पर क्या शासन कर लिया। तो इसीलिए हमारे क्या वीणाचंद को विलासी राजा हमारा कहा जाता है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि क्या, कि देखिए मैंने अभी तक चंदुवंश के आपको 8 राजा लगभग एक बार रिवीजन करा दिए हैं। पहला सोमचंद था, दूसरा आत्मचंद, तीसरा पूर्णचंद, चौथा इंद्रचंद, पांचवां संसारचंद, छठा सुधाचंद, आठवां हरिचंद और सातवां हरिचंद और आठवां कौन सा, वीणाचंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राजा आज कंप्लीट हो चुके हैं आपके। इसके बाद हम 9वें राजा की बात करेंगे, ठीक। वो अगली वीडियो बात करेंगे कौन था क्या था करके। और दोस्तों आज मॉर्निंग की जो 4 बजे हमारी वीडियो आई थी उनमें मैं पूरा चंदुवंश का एक बार मोटा मोटा आपको रिवीजन करा चुका हूँ, क्योंकि कम से कम वहाँ पर 80 से शायद 86 प्रश्न वहाँ पर आज मॉर्निंग में मैंने बताए थे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।